नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर भारत में गर्मियां पड़नी शुरू हो गई हैं, तो इस मौके पर हमारे एक मित्र और दर्शक सिद्धार्थ शॉ साहब ने अनुरोध किया है कि वोल्टास और ब्लू स्टार कंपनियों के जो बिज़नेस मॉडल है उनका कंपैरिजन करें और बताएं कि इनमें से कौन सा बेहतर है। जो हमारे दर्शक ये सिद्धार्थ शाह साहब हैं, बड़ी अच्छी हिंदी लिखते हैं और इनकी हिंदी मुझे बहुत पसंद है। तो सिद्धार्थ शाह साहब, आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वोल्टास से। देखिए, वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही भारत में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जाने माने नाम हैं। और वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा का इसमें 30% होल्डिंग है। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वोल्टास है ये आखिर क्या क्या काम करती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वोल्टास जो है वो मूलतः एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह कार्य करती है। यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एक यूनिक या ऐसी कंपनी जो केवल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम करे ना, वो कंपनी ये काम नहीं करे। अब देखिए, पहले इसका बिजनेस समझते हैं, इसके सेगमेंट समझते हैं कि क्या क्या है, तब आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा और डिटेल पता लगेगा। तो पहला इनका सेगमेंट है वो है यूनिटरी प्रोडक्ट्स। अब यूनिटरी प्रोडक्ट्स क्या हुआ, जैसे रूम एयर कंडीशनर्स हुए, रूम कूलर्स हुए, वाटर कूलर है, फिर फ्रीज़र्स है। अपने दुकानों में जो काउंटर होते हैं जिसमें मिठाइयाँ रखने के लिए, या आपके जो ग्लास टॉप फ्रीज़र्स जो होते हैं वो हुआ, जिसमें जैसे फ्रोज़न फूड्स वगैरह रखने के लिए, ये सब। फिर कमर्शियल एयर कंडीशनर में भी है, और इसके अलावा ये वाटर प्योरीफायर में भी है और वाटर हीटर्स में भी है। वाटर हीटर इक्विपमेंट भी बनाते हैं, वाटर प्योरीफायर इक्विपमेंट भी बनाते हैं। ये सेगमेंट। एक दूसरा इनका सेगमेंट है ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, और काफ़ी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में हैं। भारत में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो आप ये वाला जो सेगमेंट है, देखिए फर्स्ट सेगमेंट जो यूनिटरी प्रोडक्ट्स है इसमें तो सब जानते हैं वोल्टास को। ये जो सेकंड सेगमेंट है ना, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज नाम से इनका एक ग्रुप है। या अपन कहें कि जब ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं तो एक अलग सेगमेंट बना के, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज सेगमेंट के नाम से, उसमें डिटेल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से अलग देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, पहला जो इनका है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अब ये क्या हुआ, देखिए बड़े जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं तो वहाँ पर आपको कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैकेनिकल वाला छोड़ते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। तो जैसे हमारे घरों में एक मैकेनिक आके बिजली की वायरिंग लगाता है, फिटिंग करता है ना बिजली की। तो बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों या रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो होती है वो लगाना, पूरी इलेक्ट्रिकल की कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, कैसे सिक्योरिटी बिजली की है, सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरीके से रहेगी, तो वो सारा बिजली से रिलेटेड जो काम है ना वो ये उसके ये ठेके लेती है। फिर प्लम्बिंग क्या हुआ, वो तो आप जानते ही हैं कि प्लम्बिंग का मतलब ये कि आप जो पानी है वो किस तरीके से आएगा मकानों में या उसकी जो दुकानों में, जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगह है वहाँ पर, और किस तरह से उसका ड्रेनेज होगा। आने का मतलब ये कि जैसे पानी की जो रिक्वायरमेंट है आदमी की, तो वो कैसी पूरी होंगी, और जब वो वेस्ट हो जाएगा तब वो पानी का निकास या ड्रेनेज किस तरीके से होगा। तो जो मैकेनिकल में है ना, ये जो काम करते हैं वो हीटिंग, जैसे मान लीजिए कहीं आपको कोई ठंडी जगह है उसको आपको हीट करना है,
या वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। तो ये एक्चुअली ये जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है वो HVAC इस तरीके से एक सेगमेंट एक साथ बोला जाता है, HVAC। इसका मतलब क्या है? हवा और हवा का निकास, ठंडक, गर्मी, कितना टेम्परेचर, किस जगह रहना है, ये सब की डिज़ाइन करके ये सब अरेंजमेंट करना। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना ये लेते हैं, और ज़्यादातर इनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट का मतलब ये है कि जो आपका वेस्ट एशिया है वहाँ पर। तो वो जो जगह है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और 12 महीने गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट अति आवश्यकता है। वहाँ घर घर में ये सिस्टम होना लगभग कंपलसरी है। तो ये प्रोजेक्ट वो वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, भारत में क्या करते हैं? भारत में ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लेते हैं, सोलर EPC प्रोजेक्ट लेते हैं, मतलब सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, और कई तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से, बिजली की लाइनें, गाँव में बिजली की लाइनें डालना, तो ये सब काम भी ये करते हैं। क्योंकि आखिरकार जब ये MEP करते हैं, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जो उसमें इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिफिकेशन से तार ही डालना है आपको। अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग में तार डालना आता है तो गांव में तो तार डालने में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, तीसरा जो प्रोडक्ट है, तीसरा जो इनका सेगमेंट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ये करता क्यों, और मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों करते हैं। वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करके इनका एक सेगमेंट है। तो उसमें ये क्या करते हैं, ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। मतलब माइनिंग में जो इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं ना, उन सब को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनाते नहीं हैं। ये सिर्फ केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहाँ पर हैं? भारत में भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अफ्रीका में मोजाम्बिक कंट्री है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक और इसी में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एक और मशीनरी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वह टेक्सटाइल मशीनरी। ये जो टेक्सटाइल मिल्स होती है ना, इनके लिए जो इनकी जो मशीनरी होती है ना, ये भी इनके भी, इस मशीनरी के भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बेसिकली वोल्टास जो है वो यूनिटरी प्रोडक्ट बनाता है। उसमें क्या है, उसमें जैसे मैंने कहा रेफ्रिजरेशन, जो नॉर्मल अपने घरों में या कमर्शियल स्पेसेस में जो AC लगते हैं वो, और एयर कंडीशनिंग से संबंधित चीज़ें। दूसरा जो इनका है वो प्रोजेक्ट वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट लेते हैं, और प्रोजेक्ट में फिर ये या तो वो मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और प्लम्बिंग से रिलेटेड जो काम होगा वो करते हैं। और तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। चौथा एक इनका और एक जॉइंट वेंचर है, वो है वोल्टास बेको। तो ये जो है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा वोल्टास बेको का। तो ये जो है ये रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, जो घरों के लिए जो रेफ्रिजरेटर वो बनाते हैं। डिश वॉशर आती है इनकी, वॉशिंग मशीन आती है, माइक्रोवेव आती है। तो ये डोमेस्टिक अप्लायंसेस में ये हैं। तो जो इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूनिटरी प्रोडक्ट्स और जो MEP सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट और सर्विसेज जो है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो यूनिटरी हुआ वो तो प्रोडक्ट बेस्ड है, जिसमें आप प्रोडक्ट ऐसा कैसा बेच देते हो। दूसरा हुआ प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें ये प्रोजेक्ट लेते हैं। और जो तीसरा हुआ उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, माइनिंग इक्विपमेंट के और टेक्सटाइल मशीनरी के। और जो चौथा हुआ उसमें ये लोग जो हैं, इनका एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसके साथ मिलके ये डिश वॉशर हुआ, जो होम अप्लायंसेस है ना, उसमें एंटर करते हैं। तो ये यूनिटरी प्रोडक्ट्स हैं। और जो इनके वोल्टास बेको के प्रोडक्ट्स हैं, ये रिटेलर के काम के हैं। तो ये अपने जो रिटेल इनकी कंपनी है, रिटेलिंग में जो इनकी कंपनी है, उसके थ्रू ये, टाटा की जो कंपनी है उसके थ्रू ये बेचते हैं। तो बहुत बड़े सारे इनके आउटलेट्स हैं। फिर क्या है, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, R&D भी खुद ही करते हैं।
7 या 8 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और खुद ही ये रिसर्च करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और मार्केट में सेल भी करते हैं। ये तो रही बात वोल्टास की। अच्छा, एक बात और, तो ये जो यूनिटरी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जो है ना, इनसे मेजर रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो 94% रेवेन्यू इन दो से आता है, यूनिटरी प्लस प्रोजेक्ट वाले से, और 6% जो है माइनिंग इक्विपमेंट और ये इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। अब इसमें इनका जो मार्केट कैप है वो 47,000 करोड़ है, ROE 4.5% है, पी जो है ना वो 67 का है और डेट टू इक्विटी 0.14 है, यानी हर 100 रुपये पे 14 रुपये का कर्जा है। एक कैश जनरेटिंग कंपनी है, पिछले 3 सालों में 18% की सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो 22% पिछले 3 सालों में घटा है। प्रमोटर जैसे मैंने बताया टाटा है इनका, तो उसके पास होल्डिंग 30% है, FII के पास 21% है जो इंक्रीज़ हुई है, DII के पास 34% है जो डिक्रीज़ हुई है, और पब्लिक के पास 14% है जो भी डिक्रीज़ हुई है। अब देखिए, ये जो इसमें जो PE है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि टाटा का नाम है ना, इसलिए इसके साथ इतना बड़ा PE है, लेकिन इसके जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस है ना वो इसके 67 के PE को सपोर्ट नहीं करते। तो ये सब चीज़ें लोअर लेवल पे लेने की है, जब ये बिल्कुल इनकी तरफ, इन शेयरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हो। अभी जैसे गर्मी के जब सीज़न शुरू हो गया और जब आपको कई जगह मीडिया में चीज़ें सुनाई देंगे कि ये शेयर ऐसा या गर्मी के लिए ये शेयर ऐसा, तो भावनाओं में नहीं हमको बहना, हमें रियलिटी चेक करना है, क्योंकि हमें आखिरकार उस शेयर से कुछ पैसा कमाना है। और 67 के PE पे अभी मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टास जो है ना फुली प्राइस्ड है, बल्कि थोड़ा सा एक्सेसिवली प्राइस्ड है। इनके क्या है कि जो मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट चलते हैं ना, उसमें कई झंझट होते रहते हैं, कोर्ट केसेस होते रहते हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, बैंक गारंटी का कुछ इश्यू होता है, अभी भी चल रहा है कोई इश्यू। तो ये थोड़ा सा इनके साथ एक प्रॉब्लम है। बाकी कंपनी अच्छी है, टाटा की कंपनी है, कैश जनरेटिंग कंपनी है, लेकिन ROE जैसे मैंने बताया बहुत ही कम है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कंपैरिजन में ब्लू स्टार कैसी कंपनी है। तो ब्लू स्टार की जो स्थापना हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब वो पीक पे था ना, तब मोहन टी अडवाणी करके एक सज्जन थे, उन्होंने ये स्थापना की। और ये जो मेजरली ये एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन और MEP, वही MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, वो सेगमेंट में है। 18 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। इनकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 4000 इनके चैनल पार्टनर्स हैं। अब चैनल पार्टनर क्या, वो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। फिर एक इनका जो मेजर एरिया है वो ये है डेटा सेंटर्स का, ये वोल्टास भी करता है, लेकिन ब्लू स्टार की प्रेजेंस डेटा सेंटर्स में ज़्यादा। अब डेटा सेंटर क्या हुआ, डेटा सेंटर वो हुआ, वो आप ये समझ लीजिए एक कमरा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और दुनिया भर के जो वो सारे इंटरनेट से जुड़े, तो इंटरनेट से जितना डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उन सर्वर्स में या उस रूम में रखा हुआ है, और वो जो रूम है उसमें लगातार चूँकि काम होता रहता है, यानी कि लगातार डेटा आता रहता है जाता रहता है, तो हीट बहुत जनरेट होती है। तो उन कंप्यूटर्स को या उन सर्वर्स को ठंडा करने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्लू स्टार या जो वोल्टास जैसी कंपनियां हैं, ये वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देती हैं, जिसमें ब्लू स्टार का जो रोल है वो वोल्टास से कहीं ज़्यादा डेटा सेंटर्स के एरिया में है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है, 21.2% ROE है, डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 13 रुपये का कर्ज है, और PE है 83 का। अब इसको आप कंपेयर करिए,
देखिए दोनों का करीब करीब मार्केट कैप बराबर है। जो वोल्टास का मार्केट कैप है वो 47,000 करोड़ है, ब्लू स्टार का जो है 45,000 करोड़ है। जो आरओई वोल्टास की है वो 4.5% है और ब्लू स्टार की 21% है। डेट टू इक्विटी दोनों के करीब करीब बराबर है, वोल्टास की 0.14 है और ब्लू स्टार की 0.13 है। पी जो है वो 67 का है वोल्टास का और 83 का जो पी है ना वो ब्लू स्टार का है। अब आप ये देख लीजिए कि जो वोल्टास और ब्लू स्टार है उसमें जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो ब्लू स्टार की बेहतर है और उसका आरओई भी बेहतर है। मैं सेल्स भी बताता हूँ। 3 साल की सेल जो है 31% बढ़ी है और प्रॉफिट 78% बढ़ा है। यानी 3 साल की जो ब्लू स्टार की सेल है 31% बढ़ी है, प्रॉफिट 78% बढ़ा है। जबकि वोल्टास का जो शेयर है उसकी सेल्स 18% बढ़ी है 3 साल में और प्रॉफिट -22% है, यानी 22% प्रॉफिट 3 साल में घटा है। अब आप ये जब दो चीज़ें कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज़ ये बात पता लगेगी कि टाटा का जो वोल्टास है उसमें टाटा का नाम चल रहा है, इसलिए ये जो 67 का पी जो है ना ये बाजार इसके लिए देता है। अब यहाँ पर ब्लू स्टार में क्या है, कंपेरेबल कंपनी है, आपने देखा दोनों के बराबर बराबर से फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है और जो फोकस ब्लू स्टार का है वो उसको 83 का पी देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि 83 का पी भी क्या जस्टिफाइड है, इसमें भी आगे की आने वाली जितनी भी ग्रोथ है ना वो सारी समाहित है इसमें। प्रमोटर की होल्डिंग ब्लू स्टार में 37% है, एफआईआई की 19% है, डीआईआई की 22% है और पब्लिक की 23% है। अब ये चीज़ें समझने की है कि दो कंपनी कंपेरेबल कंपनियां हैं, एक का पी 67 का, दूसरा 83 का। ब्लू स्टार का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, लेनी कौन सी है? पहली चीज़, मेरी कोई लेने खरीदने की राय नहीं है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होके शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। आप कृपया कोई भी इस तरह का निर्णय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेम सा बिजनेस मॉडल है, सेम एरिया में ऑपरेट करते हैं। एक का पी 67, एक का पी 83, एक की सेल्स ग्रोथ ठीक है, दूसरे की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसलिए बाजार उसको हायर पी दे रहे हैं। तो फैसला आपको करना है। तो ये रहा कंपैरिजन सिद्धार्थ शाह साहब। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछें। ऋषि जी का एक क्वेश्चन आया है, वो जो अभी हमने फाइनेंशियल थोड़े से फाइनेंशियल्स का एनालिसिस के उससे रेलेवेंट है। तो वो ये पूछते हैं कि हाई आरओई और हाई पी में क्या संबंध है, या किसी का आरओई ज़्यादा हो और पी वो ईपीएस कम हो, और या किसी का ईपीएस ज़्यादा हो और आरओई कम हो। तो ऋषि जी पहले आप एक बात ये समझिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि देखिए, आपने एक दुकान में कोई पार्टनरशिप की किसी दूसरे बंदे के साथ और टोटल 100 रुपये कमाए। 1 साल के बाद आपने टोटल 100 रुपये कमाए। तो आपका हिस्सा कितना आया? 50 उसका, 50 आपका। अब मान लीजिए 2 पार्टनर और आ गए तो 4 जने हो गए। मतलब साल के शुरू में खाली आप ही नहीं थे, अब 2 पार्टनर और थे और उनका भी सबका बराबर हिस्सा, तो टोटल 4 पार्टनर हो गए साल के शुरू में। साल के एंड में आपने 100 रुपये कमाए।
तो आपके 25-25 रुपये आए सबके। और अगर 100 पार्टनर होते तो आपको 100 रुपये कमाए तो 1-1 रुपया आता। तो ये सिंपल अर्निंग पर शेयर है। जितना टोटल प्रॉफिट आपने कमाया, नेट प्रॉफिट आपने कमाया, उसको आप जब नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो वो अर्निंग पर शेयर हो जाती है। अब ये तो अमाउंट है, ये भाई 100 रुपये आया या 1 रुपया आया तो अमाउंट है ना। अब ROE क्या हुआ? तो रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मान लीजिए आप लोगों ने जो 100 रुपये कमाए ना, वो 200 रुपये लगाकर कमाए। मतलब शुरू में आपकी जो पूंजी है ना, शुरू में आपकी पूंजी वो मान लीजिए 200 रुपये थी, और उसके ऊपर आपने 100 रुपये कमा लिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, 50% का रिटर्न आ गया। ये एफिशिएंसी बताती है। एफिशिएंसी का मतलब कितना बढ़िया तरीके से आपने जो पैसा लगाया ना, उस पर कितना बढ़िया तरीके से रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो वो तो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। EPS तो टोटल है, EPS तो नंबर ऑफ शेयर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 5 पार्टनर होंगे तो EPS कम हो जाएगा। ज़्यादा इशू कर दिया कंपनी ने शेयर और प्रॉफिट सेम रहा तो EPS घट जाएगी। ROE जो है ऑन द अदर हैंड, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जानने की में उससे मदद मिलती है कि आखिरकार ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी अपनी कैपिटल को, शेयर होल्डर की कैपिटल को कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती है। जैसे मान लीजिए आप शेयर बाज़ार में आते हैं और आपके फादर से आप ये कहते हैं कि साहब मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। आपके फादर कहेंगे बेटा देख बात ये लेके मत जा, अपन ऐसा, ये शेयर बाज़ार का भरोसा नहीं है, तुम ऐसा करो FD करा दो, साल में तुमको 6% मिल जाएंगे। आप क्या कहोगे? अरे पापा ये 6% यहाँ मिल रहा है आपको, वो जो है ना शेयर बाज़ार में लगाऊंगा ना मैं, तो 1 लाख पे 18% मिलेंगे या 20% मिलेंगे, या जो भी आप ये जो है ना, ये 20% जो जनरेट आप कर रहे हो या करने की संभावना को सोच रहे हो, ये 20% ROE है। तो इसलिए क्या है, शेयर होल्डर का जो कंपैरिजन है ना, शेयर होल्डर का जो कंपैरिजन, कितना रिटर्न शेयर होल्डर को मिलेगा वो ROE से होता है, और जो EPS है वो एक अमाउंट है पर शेयर होल्डर का। अब ये कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आपस में कोरिलेशन आपको कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सामने रख के केस बाय केस समझना पड़ेगा। इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं। आशीष शर्मा जी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में पूछते हैं। तो देखिए ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और 2000 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और 2016 में इन्होंने एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया BYD से, वो जिसकी कारें आती हैं EV कारें, और उनके साथ ये असेंबल करती हैं कारों को और मार्केट करती है, और ये टाई अप 2030 तक का है BYD के साथ। तो एक चीज़ तो ये कि इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है ना वो सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर है। तो शुरू में जब 2000 में ये बनी ना कंपनी, तो सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर बनाती थी। सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होती है, जब बिजली को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसमें जो इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं वो ये कंपनी बनाया करती थी। अब अभी भी बना रही है ये। तो दिसंबर 2024 में इनके पास 10,224 बसेस का ऑर्डर था, और ज़्यादातर इनके ऑर्डर्स हैं ना वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑर्डर होते हैं, जो अपने हर स्टेट में कोई ना कोई स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है, तो इनके ऑर्डर हैं EV बसों के लिए। अभी तक की जो वो जितनी भी बसें चलती थी वो तो डीजल की होती थी, और ज़्यादातर उसमें अगर आप देखेंगे तो या तो टाटा के बसेस होती थी और या फिर
अशोक लेलैंड की बसें होती थी। तो अब ईवी की जो बसें हैं ना वो ये बनाते हैं। अरे बात ये है कि ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी गवर्नमेंट के साथ जो ये करार होते हैं, ये एक तो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन इन द सेंस कि आपको ये नहीं पता होता कि आपको ये ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि इनके पास अभी ऑर्डर हैं, मैं आपको सिर्फ कंटिजेंसी बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में पेमेंट के कई इश्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि जब ये ऑर्डर देते हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन टाइम पे करना और उस टाइम पे डिलीवर करना और उनसे फिर वसूली करना, ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक इनके पास ऑर्डर रहेंगे ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर यही चीज़ ये किसी प्राइवेट फ्लीट ओनर को देते तो इनकी परफॉर्मेंस में और बेटरमेंट आता। दूसरा क्या है कि ये इनका जो बिजनेस है ना वो वर्किंग कैपिटल ओरिएंटेड है। काफ़ी सारी वर्किंग, जब आपके पास पैसा लेट आएगा तो आपको अपना पैसा पहले लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अभी भी जब इनके अभी कुछ जो इनके पास ऑर्डर थे शायद पिछले साल, वो ये पूरा नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैटरी होती है ना, ईवी के जितनी भी व्हीकल हैं उसमें जो जान है ना ईवी की, वो जैसे आप जानते हैं वो बैटरी है। तो बैटरी से रिलेटेड सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए और इनके पास कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी जिससे ये बता दें कि भैया हमारी बैटरी सेफ है। तो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले हो गया। ऑर्डर इनके पास काफ़ी आ रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। दूसरी बात क्या है, कंपटीशन बहुत है। अब टाटा जैसे गाड़ियां ले आया, ठीक है, तो टाटा की बसें भी आएंगी, तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया होता जा रहा है। अब इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 9700 करोड़ है, आरओई सिर्फ 9% है, डेट टू इक्विटी जो है वो 0.19 है, यानी हर 100 रुपये पे 19 रुपये का कर्जा है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 60% है, प्रॉफिट ग्रोथ 112% है, बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है। और इनका जो पी है ना वो 70 से ऊपर है। कंपनी में फिलहाल ऑर्डर बुक के हिसाब से जो इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने कहा वो भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये 70-72 का पी लेके हम इससे पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ने वाला है। हालांकि सरकार का जो ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईवी बसों पे काफ़ी जोर है, लेकिन 70 का पी जब तक 90 का पी नहीं हो जाएगा तब तक तो आपको इसमें प्रॉफिट आएगा नहीं। और ज़्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि 70 का पी कंप्रेस हो इस तरह की कंपनीज में। तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ इनकी 60% है, प्रॉफिट ग्रोथ 112% है, अच्छा है। वर्किंग कैपिटल भी प्रॉपरली मैनेज करते हैं ये। प्रमोटर के पास 50% है, 6% एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास नेग्लिजिबल है और रिटेल के पास 44% है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ईवी से अभिभूत हैं रिटेलर कि ईवी चलेगा, लेकिन बात ये है कि कितने सालों की इसकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ इस 70, 72, 75 के पी में समाहित है। ये बात जानने के बाद ही आपका कुछ पैसा बनेगा। अगर आपने लोअर लेवल पे ले लिया है तो अभी साल, 2 साल, 3 साल तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई है क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी है। उसके बाद का मैं कह नहीं सकता क्योंकि कंपटीशन आने वाला है और लेने खरीदने की कोई मेरी राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।